मनीषा केस एक ऐसा खौफनाक कांड था जिसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। जब मनीषा का शरीर मिला तो वह दृश्य इतना भयावह और विचलित करने वाला था कि वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों तक के पसीने छूट गए। आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर सिर्फ दो ही भाव साफ झलक रहे थे, एक गहरा डर और दूसरा उबलता हुआ गुस्सा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला पूरी तरह पलट गया। जिसे लोग एक निर्मम कांड मान रहे थे, पुलिस ने उसे आत्मकांड करार दे दिया। यही बात लोगों के गुस्से को और भी भड़काने लगी। बढ़ते दबाव और आक्रोश के बीच यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच शुरू की और एक एक कड़ी, एक एक सबूत को इस तरह जोड़ना शुरू किया जैसे इस कांड की साजिश महीनों पहले से रची गई हो। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सीबीआई एक ना एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाती है। और अब जब मनीषा केस में सीबीआई कातिलों तक पहुंच गई है तो लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, ऐसे हैवानों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि सीबीआई की जांच आखिर कहां तक पहुंची है। क्या कातिल सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं और क्या अब मनीषा को न्याय मिलने वाला है? यह सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा के कातिलों को फांसी हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें। मनीषा केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 15 दिन की सख्त जांच और गवाहों से बार बार की गई पूछताछ के बाद कई ऐसे सच सामने आए हैं जिनके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन इस जांच में जो खुलासे सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जब से मनीषा का कांड हुआ है तभी से लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज पर टिकी हुई थीं। लोगों का साफ कहना था कि इस निर्मम कांड के पीछे कहीं ना कहीं उसी कॉलेज का हाथ है। आखिरकार सीबीआई ने मोर्चा संभाला और सीधे नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर उसकी हर परत को खंगालना शुरू कर दिया। पहली बार जब सीबीआई कॉलेज पहुंची तो माहौल बिल्कुल सामान्य था। साधारण पूछताछ हुई और कॉलेज प्रशासन ने भी साधारण जवाब दिए। लेकिन सीबीआई को साफ महसूस हुआ कि कई तथ्य छुपाए जा रहे हैं। यही वजह रही कि दूसरी बार जब सीबीआई की टीम नर्सिंग कॉलेज पहुंची तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही स्थानीय पुलिस को साथ लिया ताकि किसी भी विवाद या अनहोनी की स्थिति में पुलिस तुरंत मोर्चा संभाल सके और जांच पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। टीम ने लगातार 9 घंटे तक गहन पूछताछ की। सवाल इतने सख्त और गहरे थे कि कॉलेज के स्टाफ और प्रबंधन के चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इस लंबी पूछताछ के दौरान हर बयान को बारीकी से दर्ज किया गया। सिर्फ लिखित रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया बल्कि पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सीबीआई टीम ने सीधे सीधे उन सवालों से शुरुआत की जिनके जवाब सबसे अहम थे। कांड वाले दिन कॉलेज में कौन कौन मौजूद था, किस किस ने मनीषा को देखा और कॉलेज प्रशासन ने जांच के शुरुआती दिनों में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सौंपी। इसके साथ ही सीबीआई ने कॉलेज प्रबंधन से यह भी सख्त सवाल किया कि जब 11 अगस्त को मनीषा के पिता खुद कॉलेज पहुंचे थे तो उस समय उन्हें सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई गई। सीबीआई ने उन 3 व्यक्तियों से भी कड़ी पूछताछ की जिनके बारे में मनीषा के पिता ने बताया था कि वे उस रात नशे की हालत में थे। सीबीआई ने इन तीनों गार्ड्स को घंटों तक अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। उनके बयानों को लिखित के साथ साथ वीडियोग्राफ भी किया गया ताकि बाद में कोई मुकरने की कोशिश करे तो सच सामने लाया जा सके। इसके बाद स्टाफ से एक एक कर सवाल पूछे गए। क्या मनीषा को किसी बहाने कॉलेज के भीतर बुलाया गया था? उस दिन किन कमरों के दरवाजे बंद थे और क्यों? और क्या कॉलेज प्रशासन पर ऊपर से कोई दबाव था जिसकी वजह से कई तथ्य छुपाए गए? सीबीआई ने यह भी जानना चाहा कि आखिर इस केस में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किसके कहने पर हुई और क्या कॉलेज का किसी विधायक या बड़े नेता से सीधा संबंध है। करीब 9 घंटे तक चली इस गहन पूछताछ के दौरान हर बयान को न सिर्फ लिखित तौर पर दर्ज किया गया बल्कि कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया ताकि बाद में कोई अपने बयान से मुकरने की कोशिश करे तो उसका सच सामने लाया जा सके। इस सख्त पूछताछ का असर साफ दिखाई दिया। कॉलेज के स्टाफ और प्रबंधन के चेहरों पर बेचैनी झलकने लगी। कई लोगों के बयान आपस में टकरा गए और हाव भाव से साफ हो गया कि नर्सिंग कॉलेज की चारदीवारी के भीतर कुछ ऐसा जरूर छुपा है जिसे अब तक बाहर नहीं आने दिया गया था। 9 घंटे की लंबी पूछताछ इस बात का साफ संकेत है
कि सीबीआई के हाथ कुछ पक्के सबूत लगे हैं, ऐसे सबूत जिनसे यह साफ हो रहा है कि कॉलेज प्रशासन या स्टाफ ने अब तक कई सच्चाइयां छुपा रखी थीं। सीबीआई को यकीन है कि इन बयानों और सबूतों से कांड की असली गुत्थी खोलने में मदद मिलेगी। सीबीआई अब केस सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लगातार जुटाए गए सबूत, कॉलेज स्टाफ के उलझे हुए बयान और पूछताछ के दौरान सामने आई नई जानकारियां इस मामले की गुत्थी को धीरे धीरे सुलझा रही हैं। सीबीआई अक्सर उसी शख्स की पूछताछ की वीडियोग्राफी करवाती है जिस पर शक सबसे गहरा होता है। वीडियोग्राफी का मकसद केवल सबूत इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बयान बिल्कुल सही तरीके से दर्ज हो। अगर आगे चलकर कोई आरोपी या गवाह मुकर जाए तो वही वीडियोग्राफी सबसे बड़ा सबूत साबित होती है। कैमरे के सामने बयान देते समय किसी इंसान के चेहरे की घबराहट, आंखों की हरकत और शरीर लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह जाती है, जिसे लिखित बयान में समझना मुश्किल होता है। मनीषा केस में भी सीबीआई ने यही रणनीति अपनाई। एजेंसी को शक था कि नर्सिंग कॉलेज से जुड़े कई राज इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से सीबीआई की टीम ने नर्सिंग कॉलेज में जाकर करीब 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ का हर पल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का भ्रम या विवाद न रहे। इतनी लंबी और गहन पूछताछ का सीधा मतलब यही है कि कहीं न कहीं अपराध की जड़ें नर्सिंग कॉलेज से ही जुड़ी हुई हैं। सीबीआई अब कातिलों की गर्दन के बेहद करीब है और बहुत जल्द उनका चेहरा पूरे देश और दुनिया के सामने आएगा। मनीषा केस में सीबीआई पिछले 15 दिनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लोगों के मन में अब भी कई सवाल बने हुए हैं। जिस दिन मनीषा लापता हुई थी, उसके फोन से पिता के पास 2 कॉल आई थीं। पहली कॉल शाम 6:26 पर और दूसरी कॉल रात करीब 12:30 बजे। लोग सीबीआई से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों। यह साफ नहीं बताया जा रहा कि मनीषा ने यह कॉल कहां से की थी, उस समय उसकी लोकेशन क्या थी और उस जगह के आसपास उसके साथ और कौन मौजूद था। अब तक इस अहम जानकारी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। जब मनीषा की पहले की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्टें पूरी दुनिया के सामने ला दी गई थीं, तो फिर दिल्ली एम्स की रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों इसे परिवार और जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है? लोग इन बातों को लेकर काफी परेशान हैं। लोगों का परेशान होना कहीं ना कहीं जायज भी है, लेकिन सीबीआई इसीलिए इन सभी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं कर रही है ताकि आरोपी को किसी तरह का इशारा न मिल जाए। अगर आरोपी को पता चल गया तो वह भागने की कोशिश कर सकता है और बचे हुए अहम सबूतों को छिपाने या नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि सीबीआई अब जानबूझकर किसी भी चीज को उजागर नहीं कर रही है, क्योंकि अब सीबीआई कातिल की गर्दन के बेहद करीब है। इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सीबीआई को बिना किसी दबाव के शांतिपूर्वक अपना काम करने दें। अब सिर्फ सीबीआई ही है जो मनीषा को न्याय दिला सकती है। सीबीआई मनोवैज्ञानिकों की मदद से मनीषा की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। उसकी सोच, व्यवहार और हाल के दिनों में आए बदलावों को लेकर उसके जानने वालों से बातचीत की जा रही है। पड़ोसी, दोस्त, स्कूल और कॉलेज के साथी, जिन लोगों से मनीषा की जान पहचान थी, सभी से सीबीआई पूछ रही है कि मनीषा कैसी थी, फोन पर कैसे बात करती थी, क्या आपने उसे कभी डरते, रोते या बिलखते देखा। ये सारी जानकारियां मनोवैज्ञानिकों तक पहुंचाई जा रही हैं और मनोवैज्ञानिक सीबीआई को बता रहे हैं कि उस समय मनीषा की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। इस प्रक्रिया से सीबीआई को यह समझने में मदद मिल रही है कि घटना वाले दिन उसके साथ क्या हो सकता है और उसके व्यवहार में क्या बदलाव आए थे। यह मामला इतने दिनों से चल रहा था, लेकिन अब तक लाइब्रेरी का नाम कहीं सामने नहीं आया था। ना मनीषा के पिता ने कभी इसका जिक्र किया, ना ही गांव वालों ने बताया कि मनीषा पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी जाया करती थी। लेकिन अब सीबीआई ने इस लाइब्रेरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। जिस लाइब्रेरी में मनीषा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाती थी, जो दिघावा मंडी में स्थित है, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची और करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। लाइब्रेरी के संचालक से गहन सवाल जवाब किए गए। इसके साथ ही सीबीआई ने मनीषा की सहेलियों और वहां मौजूद कई लड़कों से भी पूछताछ की। इस पूछताछ से एक बार फिर साबित हो गया कि सीबीआई इस केस की हर एक परत को खोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। मनीषा केस को शुरू से ही स्थानीय पुलिस ने आत्मकांड बताने की कोशिश की थी।
लगभग 1 महीने तक पुलिस इसी बात को साबित करने में लगी रही कि मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली। सीबीआई की छानबीन और कड़ी पूछताछ के बाद कई ऐसे सच सामने आए जिन्होंने पुलिस के सारे दावों की पोल खोल दी। जिस केस को स्थानीय पुलिस आत्मकांड बता रही थी, उसी केस में जब सीबीआई की एंट्री हुई तो पुलिस की हर चाल बेनकाब हो गई। जांच के दौरान सीबीआई को ऐसे ठोस सबूत मिले जिनसे साफ हो गया कि पुलिस का आत्मकांड वाला दावा पूरी तरह झूठा है। असल में पुलिस किसी को बचाने के लिए यह सब कर रही थी। जांच और लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई ने साफ कह दिया कि यह आत्मकांड नहीं बल्कि कांड है, और यह कांड भी एक बंधक बनाकर की गई क्रूर वारदात है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, आखिर स्थानीय पुलिस क्यों बार बार आत्मकांड की कहानी बना रही थी? क्यों अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और क्यों शुरुआत से ही जांच को गुमराह किया जा रहा था? अब सवालों के घेरे में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी और वो सभी लोग भी हैं जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की। जिन पुलिस वालों को मनीषा केस में सस्पेंड किया गया है, उनकी भी अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इनकी मिलीभगत सच में मनीषा के कांड में थी? क्या इन्होंने जानबूझकर सबूतों को कमजोर किया ताकि असली गुनहगार बच निकले? क्या इन्होंने केस को गलत दिशा दी और शुरुआती जांच के दौरान अहम सुरागों को छुपाने की कोशिश की, या फिर इनकी भूमिका सिर्फ लापरवाही तक सीमित थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? अब सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी जांच कर रही है कि कहीं उन्होंने पैसों के दम पर गलत रिपोर्ट तो नहीं बनाई या फिर किसी दबाव में आकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। धीरे धीरे यह केस केवल एक कांड से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला बनता जा रहा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन सभी पर उठ रहे हैं जिन्होंने इस केस को दबाने, मोड़ने या गुमराह करने का काम किया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने डीएसपी दिलीप कुमार और लोहारू के डीएसपी संजीव कुमार से भी सवाल जवाब किए। साथ ही सस्पेंड की गई पुलिसकर्मी शकुंतला से भी गहन पूछताछ हुई। कड़ी पूछताछ सीबीआई ने बस ड्राइवर से की, जो मनीषा को रोज स्कूल लाता और घर छोड़ता था। ड्राइवर ने साफ कहा कि उस दिन मनीषा सुबह के समय ही बस से स्कूल गई थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि जब वह बच्चों को छोड़ने मनीषा के घर गया तो बस घर के सामने रुकने पर उसे पता चला कि मनीषा घर नहीं आई है। इसके बाद उसने तुरंत मनीषा के पिता को फोन करके कहा, मनीषा अभी घर नहीं आई है, आप फोन करके पता कर लीजिए कि वह कहाँ है। सीबीआई ने ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इनमें शामिल थे, मनीषा के व्यवहार में हाल में कोई बदलाव तो नहीं आया था? वह किसी से परेशान तो नहीं थी? स्कूल या कॉलेज में कोई अजीब घटना तो नहीं हुई थी? और क्या उसने किसी अजनबी या किसी संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत की थी? ड्राइवर ने बताया कि मनीषा आमतौर पर शांत और संयमित लड़की थी। वह कभी भी किसी से बहस या झगड़ा नहीं करती थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि मनीषा 10 दिनों से थोड़ी परेशान दिख रही थी, जैसे किसी तनाव में हो। उसने कई बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मनीषा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा ड्राइवर ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले मनीषा ने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से सामान्य बातचीत की थी, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यह जानकारी सीबीआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ कि मनीषा की रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखा। सीबीआई ने ड्राइवर से यह भी पूछा कि क्या उसे किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति ने फोन या संदेश के जरिए कोई जानकारी देने की कोशिश की। ड्राइवर ने कहा कि उसे सीधे तौर पर कोई संदिग्ध सूचना नहीं मिली। इसके अलावा सीबीआई ने बस ड्राइवर से कई और सवाल पूछे। इसके अलावा कीटनाशक विक्रेता देवेंद्र से भी पूछताछ हुई। इसके अलावा मनीषा के प्ले स्कूल के संचालक से भी सीबीआई ने पूछताछ की। अब तक उनसे 2 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। पहली पूछताछ सामान्य रही, लेकिन दूसरी पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली। यह साफ संकेत है कि सीबीआई को प्ले स्कूल संचालक पर भी शक है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उनसे मनीषा के व्यवहार, उसकी दिनचर्या और आखिरी बार कब उसे देखा गया, इन सब सवालों पर जवाब मांगे। संचालक ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई जगह वे भी उलझते और चुप हो जाते। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने प्ले स्कूल से जुड़े कुछ दस्तावेज और रजिस्टर भी कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा सीबीआई नर्सिंग कॉलेज भी गई, जहां फॉर्म भरने की बात कहकर
मनीषा घर से गई थी। वहां सबसे पहले पहुंचकर सीबीआई ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की, कैमरों की जांच की और कॉलेज प्रबंधक से भी कई घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई लगातार उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है जिनके तार मनीषा से जुड़े हो सकते हैं। गांव के कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कुछ नए गवाह भी सामने आए हैं जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। सीबीआई को संदेह है कि घटना वाले दिन मनीषा की गतिविधियों में कुछ ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि उस दिन वह किन लोगों के संपर्क में आई और किन हालातों में वह आखिरी बार देखी गई। सीबीआई अब तक मनीषा के पिता संजय से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई अब मनीषा के पिता के बैंक अकाउंट और वित्तीय लेन देन की भी गहन जांच कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कहीं इस मामले से जुड़े कोई छिपे हुए पैसों के लेन देन तो नहीं हुए और क्या इस मामले में किसी तरह की वित्तीय साजिश शामिल तो नहीं है। इसके अलावा सीबीआई ने सबसे पहले मनीषा का शरीर देखने वाले ईश्वर से दोबारा पूछताछ की। इस बार ईश्वर को सीधे घटनास्थल पर बुलाकर सवाल किए गए। दरअसल सीबीआई का मकसद साफ है, अगर कोई अपने बयान बदलने की कोशिश करता है तो उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ सके। यही वजह है कि अब तक हुई हर पूछताछ की बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई जा रही है ताकि आगे कोई भी सच छिपा न सके। सीबीआई एक एक कड़ी को जोड़ रही है, हर राज से पर्दा उठा रही है और हर झूठ को बेनकाब कर रही है। बहुत जल्द ही पूरा सच सामने आएगा और वो चेहरा उजागर होगा जिसने मनीषा की जिंदगी छीन ली। अब बस इंतजार है उस पल का जब इंसाफ की दस्तक होगी और कातिलों का खेल खत्म होगा। जिस तेजी और गंभीरता से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि बहुत जल्द इस कांड का सच पूरे देश के सामने होगा। अगर अब तक आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आगे इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ से इस पूरी घटना के बारे में शुरुआत से और पूरे डिटेल्स में बात की गई है कि क्या कुछ हुआ था। हरियाणा के भिवानी की एक गरीब परिवार की बेटी मनीषा, उम्र महज 19 साल, प्ले स्कूल में टीचर थी और सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनने का। 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल की छुट्टी होने के बाद सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने जाती है, लेकिन शाम तक भी घर नहीं लौटी। मनीषा के परिजन परेशान हो रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ रह गई, लेकिन तभी शाम 6:26 पर उसके मोबाइल से पिता के फोन पर 10 सेकंड की घंटी बजती है, लेकिन फिर उसका नंबर बंद हो गया। पिता घबराकर नर्सिंग कॉलेज पहुंचे। गार्ड से पूछा, लेकिन गार्ड ने कहा यह लड़की यहां नहीं आई थी। मनीषा के पिता ने सीसीटीवी वीडियो दिखाने की गुजारिश की, लेकिन गार्ड ने कहा कि स्टाफ नहीं है, हम नहीं दिखा सकते। बेबस पिता ने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन औपचारिक पूछताछ कर चली गई। लेकिन जब रात 9 बजे पिता थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने सबसे पहले कहा कि तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है। पिता ने कहा कि वह 19 साल की है। तब पुलिस ने कहा तुम्हारी बेटी 19 साल की है, बालिग है, किसी के साथ पिकनिक मनाने गई होगी या तो किसी के साथ भाग गई होगी। 24 घंटे इंतजार करो, आ जाएगी। सोचिए, जिस पिता की बेटी लापता थी उससे पुलिस ने कहा तुम्हारी बेटी पिकनिक मनाने गई होगी, भाग गई होगी। पिता हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उस रात पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। पिता घर आ जाते हैं, लेकिन रात दिन अपनी बेटी की तलाश करते हैं। मनीषा का पूरा परिवार परेशान था। गांव के सभी लोग मनीषा को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन मनीषा मिल नहीं रही थी। पिता फिर रोते बिलखते लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमने मनीषा को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ना ही यह पता लगाया गया कि मनीषा के गायब होने के समय उसकी आखिरी लोकेशन कहाँ थी, और ना ही पुलिस ने मनीषा को ढूंढने की कोई गंभीर कोशिश की। एफआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। परिवार और गांव वाले मनीषा को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी 13 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे मनीषा के पिता के पास लोहारू पुलिस थाना की एएसआई शकुंतला का फोन आता है। एएसआई शकुंतला बताती हैं, सिंघानी में एक लड़की का शरीर मिला है, आप आकर देख लीजिए। परिजन जब उस जगह पहुंचे तो शरीर को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखने से लग रहा था कि उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था। यह दृश्य जिसने भी अपनी आंखों से देखा
उसकी रूह कांप गई। शरीर पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन परिवार ने कपड़ों और अन्य चीजों से पहचान की। तब पता चला कि यह शरीर मनीषा का है। घर वालों के समझ में चुका था कि उनकी बेटी के साथ गंदा काम करके उसे मार दिया गया है। पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है। परिजन और पूरे गांव वाले जगह जगह चक्का जाम कर देते हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समय पर एफआईआर दर्ज करती और जांच करती तो मनीषा आज जिंदा होती। देखते ही देखते आसपास के गांव के लोग भी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। परिजनों का लगातार कहना था कि गंदा काम के बाद मनीषा को बेरहमी से मार दिया गया है। परिजनों की मांग थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दोषियों को फांसी दी जाए। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है। लोहारू के एसडीएम भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन परिवार ने साफ कहा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद शरीर को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो परिवार को विश्वास नहीं हुआ। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और उलझ गया। उन्होंने शरीर लेने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह मामला पूरे प्रदेश और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जगह जगह आक्रोश फैलने लगा। गांव से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों हजारों लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले और न्याय की मांग की। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध तथा पुलिस पर लापरवाही के आरोपों के बाद हरियाणा सरकार ने लोहारू थाना के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अशोक कुमार एसएचओ, लोहारू प्रभारी एएसआई शकुंतला, 112 के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन, एसपीओ धर्मेंद्र, इन 5 पर आरोप था कि मनीषा की गुमशुदगी और बाद की घटना में समय पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और आईपीएस सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया। एसपी का ट्रांसफर और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं था। मनीषा के परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिजनों का गुस्सा और जनाक्रोश इतना तेज था कि प्रशासन और पुलिस पर भारी दबाव बन गया। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और कैंडल मार्च की वजह से हालात बिगड़ने लगे। आखिरकार बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी झुकना पड़ा और दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी करना पड़ा। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआईएमएस रोहतक में कराया गया। पहली रिपोर्ट में इंसानी हमले का संकेत, जबकि दूसरी रिपोर्ट में जानवरों द्वारा किए गए हमले की बात कही गई। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस सच छिपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि 2 अलग अलग मेडिकल टीम्स इतनी अलग अलग बातें आखिर कैसे लिख सकती हैं। लेकिन अगले दिन आई विसरा रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया कि मनीषा ने कीटनाशक पिया था। उसके शरीर में कीटनाशक पाया गया, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वही जहर जिसे किसान फसल में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 दिन बाद पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि उन्हें मनीषा का एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है। उसके साथ किसी तरह का गंदा काम नहीं हुआ। पुलिस ने उस सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मीडिया में वायरल कर दी और साथ ही एक दुकान का बिल भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि मनीषा ने वहीं से कीटनाशक खरीदा था और बाकायदा सिग्नेचर भी किया था। पुलिस के इन दावों के बाद परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि अगर पुलिस को मनीषा का सुसाइड नोट पहले दिन ही मिल गया था तो उन्होंने परिजनों को इसकी जानकारी उसी वक्त क्यों नहीं दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह सब पुलिस की बनाई हुई चाल है। यहीं से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि वे सच छिपा रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक पूरे मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी,
तब तक वे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हर तरफ यह सवाल गूंजने लगा कि आखिर पुलिस क्यों बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास पेश कर रही है और क्यों जबरदस्ती आत्मकांड का एंगल लाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा, वैसे वैसे आंदोलन भी तेज होता गया। आखिरकार बढ़ते जनाक्रोश और परिवार के अडिग रुख को देखते हुए सरकार को दखल देना पड़ा। शरीर कई दिनों तक रखा रहा, जिससे पूरे माहौल में तनाव और गहराता गया। दबाव बढ़ने पर सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना पड़ा। उच्च स्तर की बैठक हुई और केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब परिवार की दोनों मांगें पूरी हुईं, तब 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मनीषा के कातिलों को सच में सजा दिला पाएगी या यह मामला भी समय के साथ दब जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।